guys, my name is Sanchita and welcome to my channel. In today's video, we will be completing our fallacy part 2. As you can see, मेरा बोर्ड लग चुका है. और before starting with this video, I would like to say that अगर आपने इसका previous part मतलब part 1 नहीं देखा है तो please go and watch it first. वरना आपको इस वीडियो से थोड़ा कम समझ में आएगा. Alright? और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा. आपको उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा. लास्ट वीडियो का भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा. ऑलराइट, नाउ स्टार्टिंग विथ टुडेज वीडियो. सो बिफोर स्टार्टिंग थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि लॉजिकल फैलेसी बेसिकली होती क्या है. तो फैलेसी बेसिकली हमारा एक लॉजिकल डिफेक्ट कहते हैं. ठीक है, तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि फैलेसीज बेसिकली दो टाइप्स की भी होती है, फॉर्मल और इनफॉर्मल. तो हमने लास्ट वीडियो में जितने भी फैलेसीज पढ़े हैं और इस वीडियोस में जितने भी बाकी के फैलेसीज कंप्लीट करेंगे, ऑल ऑफ देम कम्स अंडर इनफॉर्मल फैलेसी. ठीक है, तो ये थोड़ा सा एडिशनल नॉलेज है जो आपको याद रखना है कि सारी की सारी इनफॉर्मल फैलेसी ही होती है. ऑलराइट, मतलब इनफॉर्मल फैलेसी के बारे में हमने जाना है और आज भी जानेंगे. और एक चीज है कि फैलेसी अनजाने में मतलब इनवॉलंटरी या फिर जानबूझ के मतलब वॉलंटरी दोनों टाइप से ही कमिट कर सकते हैं. जानबूझ के भी फैलेसी कमिट की जा सकती है और अनजाने में भी लॉजिकल डिफेक्ट या फैलेसी क्रिएट कर लेते हैं हम. तो आज मतलब 9th आई गेस फैलेसी स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा एड होमिनम. एड होमिनम का साफ साफ मतलब होता है अटैकिंग लैंग्वेज. ठीक है, इसको अटैकिंग लैंग्वेज, आई होप आपको मेरा बोर्ड दिख रहा होगा. अटैकिंग लैंग्वेज से भी आप इसको याद रख सकते हैं. क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी, दो लोगों में काइंड ऑफ आर्गुमेंट चल रही है. तो ए ने कोई एक बात बोला है जो बी में उसने क्या किया, बी ने इसकी बात को नकारते हुए इस पे डायरेक्ट पर्सनल अटैक कर दिया. ठीक है, मतलब अगर मैं हिंदी में बोलूं तो क्या बात हो रही है इस पे ना ध्यान देते हुए कौन बोल रहा है इस पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है. ठीक है, यानी यहाँ पे अटैक ऑन आर्ग्यूमेंट के जगह पे अटैक ऑन द पर्सन होता है. जो बोल रहा है उस पे अटैकिंग लैंग्वेज या फिर काइंड ऑफ इंसल्टिंग लैंग्वेज यूज की जाती है. ऑलराइट, तो इसका एग्जाम्पल के तौर पे हम 3 टाइप्स ऑफ अटैकिंग लैंग्वेज भी जान सकते हैं. 3 टाइप्स ऑफ अटैकिंग लैंग्वेज. पहला है अब्यूजिव. ठीक है, जैसे कि ए बंदा बोलता है कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए. ठीक है, सुबह हमें जल्दी उठना चाहिए क्योंकि इससे हमारी हेल्थ अच्छी रहती है. तो बी बंदा ने क्या किया, तो बी बंदा उसको पूछता है कि आर यू अ डॉक्टर, क्या आप डॉक्टर हो जो आप हेल्थ के बारे में बात कर रहे हो. तो बी बंदे ने क्या किया, उसका जो बात है, उसका जो आर्ग्यूमेंट है जो उसने रखा है उस पे ध्यान ना देते हुए उसने इस पे पर्सनल अटैक कर दिया कि क्या आप डॉक्टर हो जो आप हेल्थ के बारे में बात कर रहे हो. तो ये काइंड ऑफ हो गया एक अब्यूसिव काइंड ऑफ अटैक. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट इज सर्कमस्टेंशियल. ठीक है, सर्कमस्टेंशियल में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल जो ए है, ए ने क्या कहा कि फॉर एग्जाम्पल कोई यूट्यूबर है, फिर कोई भी एक ऐसे बंदा है जो क्या कहा कि इस पार्टिकुलर कंपनी का ग्रीन टी आप पियोगे तो वो आपके लिए हेल्थ के लिए बेनिफिट होगा. ठीक है, तो बी बंदा क्या कहता है कि पक्का आपको इसमें ना कोई मॉनिटरी गेन है, आपका कोई हिडन एजेंडा है, यहाँ पे आपको कोई शायद आपको पैसे मिले हैं इसलिए आप इसको प्रमोट कर रहे हो. इसमें भी क्या हो गया, इसने इस पे जो बात कही है ग्रीन टी पीने की कि आपको आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, उस बारे में ना बात करते हुए इसने इस पे पर्सनल अटैक कर दिया कि पक्का आपको कोई मॉनिटरी गेन है या फिर आपका कोई हिडन एजेंडा है इसलिए आप इस चीज को प्रमोट कर रहे हो. ऑलराइट, ये हो गया सेकंड एग्जाम्पल. और थर्ड एग्जाम्पल बात करता है काइंड ऑफ हिपोक्रेसी की बात करता है, ये है
you too। फॉर एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल सा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे ए बंदा बोलता है कि हमें सिग्नल नहीं तोड़ना चाहिए, और कोई सिग्नल तोड़े तो उस पर हैवी फाइन लगना चाहिए या फिर फाइन लगना चाहिए, ठीक है। तो बी बंदा क्या बोलता है, बी बंदे ने बोला कि मैंने तुमको कल ही देखा था कि तुम बिना हेलमेट के जा रहे थे। तो इसने क्या कहा कि सिग्नल नहीं तोड़ना चाहिए या फिर जो ट्रैफिक रूल्स है उसको हम अच्छे से मेंटेन करना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। तो बी ने क्या कहा, तुम तो खुद भी कल बिना हेलमेट के ड्राइव कर रहे थे, ठीक है, तो बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल राइड कर रहे थे। तो इसने क्या किया कि इसकी जो बात है, इसने बात तो सही कही है, चाहे वो खुद माने या ना माने, बात उसने सही कही थी, बट बी ने क्या किया कि इसकी बात को ना मानते हुए इस पे डायरेक्ट पर्सनल अटैक कर दिया, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी एड होमिनेम की, जहां पे क्या करते हैं, जो आर्ग्यूमेंट को ना मानते हुए, आर्ग्यूमेंट को ना मानते हुए किसने बोला है उस पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एड होमिनेम। इसको आप इजी वे में अटैकिंग लैंग्वेज, काइंड ऑफ अटैक करते हुए जो बात बोली जाती है आर्गुमेंट को डिफेंड करने के लिए, उसे कहते हैं हम एड होमिनेम। नेक्स्ट बात करते हैं, 10th नंबर है फॉल्स डिलेमा, या फिर इसको फॉल्स डाइकोटोमी बोलते हैं, ठीक है। फॉल्स डाइकोटोमी भी बोलते हैं या फिर फॉल्स डिलेमा भी बोलते हैं। तो इसका क्या मतलब है, साफ साफ इसका मतलब होता है ईदर और, या तो 1 या फिर 2, या तो ब्लैक या तो व्हाइट, और कोई ऑप्शन यहाँ पे चूज ही नहीं करना है। या तो 1 है या तो 2 है, या तो ब्लैक है या फिर व्हाइट है, कोई और ऑप्शन यहाँ पे कंसीडर ही नहीं होता है, ठीक है। एग्जाम्पल से बहुत ही अच्छे से आप समझ लोगे। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत ही बढ़िया सा एग्जाम्पल है, अभी वोटिंग के टाइम पे अगर फॉर एग्जाम्पल ए बंदे ने कहा बी बंदे से कि मैं तो बीजेपी को वोट नहीं दूंगा, ए ने कहा कि मैं बीजेपी को वोट नहीं दूंगा, तो बी क्या कहा, अच्छा तो मतलब तुम कांग्रेस को वोट दोगे। ए ने ये नहीं कहा था कि मैं बीजेपी को वोट नहीं दूंगा यानी कि मैं कांग्रेस को वोट दूंगा। हो सकता है कि वो किसी और को वोट दे, हो सकता है कि वो नोटा को वोट दे, हो सकता है वो वोट देने ही ना जाए, बट बी ने और कुछ कंसीडर ही नहीं किया। उसने क्या कहा कि या तो तुम बीजेपी हो या तो तुम कांग्रेस हो, कोई और ऑप्शन ही नहीं दिया है, ठीक है। तो ये वाली फैलेसी बिल्कुल भी हमें यूज नहीं करनी चाहिए। वैसे तो कोई भी फैलेसी हमें इंप्लीमेंट नहीं करनी चाहिए हमारी लाइफ में, बट एक और एक बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल दे सकती हूँ मैं, जो कि हम पे बहुत ज्यादा अप्लाई होता है। वो है या तो जेआरएफ, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं या तो जेआरएफ या तो कुछ भी नहीं, या तो मुझे जेआरएफ मिल जाएगा या फिर मेरा लाइफ जो है वो बर्बाद हो गया, मुझे और कुछ भी नहीं करना है। तो ये वाली थिंकिंग बिल्कुल नहीं है। हमेशा खुद को दूसरे ऑप्शन से दूसरे ऑप्शंस खुले रखो। ऐसा नहीं है कि जेआरएफ नहीं मिला है तो आपकी लाइफ बर्बाद हो गई, मेरे को और कुछ नहीं करना है और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ये वाले बिल्कुल भी आपको फैलेसी कमिट नहीं करनी है, ठीक है। इसका एक और एक अच्छा सा एग्जांपल है ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। ये एक इस नाम से भी इसको जाना जाता है। ब्लैक एंड व्हाइट का क्या कॉन्सेप्ट है कि या तो दुनिया ब्लैक है या तो दुनिया व्हाइट है, कोई और कलर ही नहीं है इसमें। जैसे पुराने टाइम पे हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट कलर की पिक्चर्स देखते थे। ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स में क्या होता था, यही 2 कलर होते थे, तो ऐसा लगता था कि यही 2 कलर्स हैं और कोई कलर नहीं हो सकते हैं, ठीक है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ब्लैक एंड व्हाइट की दुनिया, या फिर विद और अगेंस्ट, या तो आप साथ हो या तो आप खिलाफ हो, कोई डिप्लोमेसी होती ही नहीं है, कोई बीच का रास्ता होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ब्लैक एंड व्हाइट या फिर विद एंड अगेंस्ट, ईदर और का कॉन्सेप्ट पूरा फॉल्स डिलेमा को इसको एक्सप्लेन करता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं स्लिपरी स्लोप की। इसमें क्या कहा है, इसको बहुत ही सिंपल अगर लैंग्वेज में हम एक्सप्लेन करना चाहे तो इसको आप डाउन द हिल भी याद रख सकते हो। मतलब एक ऐसा सरफेस, ठीक है, इसका ग्राफ ऐसा जाता है कि आपने फॉर एग्जांपल आपने अपने पेरेंट्स से, जब हम टीनेज ईयर्स में थे ना, तो हमारे पेरेंट्स बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं हमारे लिए, बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं कि
यहाँ मत जाना, ये मत करना, वो मत करना, ये से ये हो जाएगा, तो ऐसे टाइप के होते हैं। तो उसमें क्या प्रॉब्लम आती है कि फॉर एग्जाम्पल आपने अपने मम्मी से परमिशन मांगा कि मम्मी मुझे ना अपने फ्रेंड के घर पे जाना है स्टडीज के लिए, ठीक है। तो आपकी मम्मी ने क्या कहा कि आपकी मम्मी ने क्या आर्गुमेंट रखा कि हाँ आज फ्रेंड के घर पे जाओगे, कल नाइट आउट करोगे, उसके बाद फिर क्लब्स पे जाओगे, फिर आप ड्रग्स करने लगोगे। तो ये क्या हुआ, एकदम डाउन द हिल चले गए मम्मी की, कहाँ से बात आ रही थी और कहाँ तक चले गए बात, ठीक है। मतलब कोई लॉजिक नहीं बनता इन चीजों का, बट आर्गुमेंट को टालने के लिए, काटने के लिए ये बिल्कुल डाउन द हिल चले गए। और इसमें क्या होता है कि जो जो आर्गुमेंट्स रखते हैं ना, इनकी प्रोबेबिलिटी ग्रेजुअली डिक्रीजिंग ही होती है कि अगर बंदा बाहर ही नहीं जाए, अगर हाँ बाहर ही ना जाए, तो आप क्या ही नाइट आउट पे जाओगे, क्या ही आप क्लब्स में जाओगे, या फिर क्या ही आप ड्रग्स के चक्कर में पड़ोगे, ठीक है। तो ये हो जाता है एक डाउन द हिल की, बस स्टार्ट किया और एकदम डाउन द हिल चले गए, रुकने का नाम ही नहीं है, और हमेशा प्रोबेबिलिटी ग्रेजुअली डिक्रीजिंग ही होती जाती है। तो ये फैलेसी है स्लिपरी स्लोप का। नेक्स्ट बात करते हैं, 12th इज रेड हेडिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। रेड हेडिंग का साफ साफ मतलब होता है टू डिस्ट्रैक्ट या फिर डाइवर्ट फ्रॉम द सब्जेक्ट। किस बारे में बात हो रही है उसको बिल्कुल ही उसकी दिशा परिवर्तन कर देना, उसको बिल्कुल ही डाइवर्ट कर देना, ठीक है। इसका जो कॉन्सेप्ट के पीछे एक बहुत अच्छा सा स्टोरी भी है, वो भी आप जान लीजिए कि कोई हाउंड्स यानी कि डॉग्स, ठीक है, उनको ट्रेन करने के लिए ना ऐसे एक ट्रेल हो जाता था, मतलब एक रास्ता जाता था, ओके, और यहाँ पे उनका गोल होता था, और उनको डिस्ट्रैक्ट कि कितने लोग डिस्ट्रैक्ट, कितने हाउंड्स डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, उनको ऐसे इस बराबर में कोई फ्लैश या फिर कोई खाने की चीजें रख दिया जाता था, ताकि कितने हाउंड डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं और कितने गोल्स तक पहुंच रहे हैं वो देखा जाए। तो इसका एग्जाम्पल बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही सिंपल सा है। एग्जाम्पल के लिए आप पॉलिटिशियंस को ले सकते हो, क्योंकि हमेशा वही इन सब चीजों को करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए एक रिपोर्टर है और बी एक पॉलिटिशियन है, ठीक है। तो ए ने, रिपोर्टर ने पॉलिटिशियन से पूछा कि आपने एजुकेशन सेक्टर के लिए क्या किया है, आपने अपने कार्यकाल में कितनी जॉब्स दी है। तो बी मतलब पॉलिटिशियन क्या बोलता है कि मैंने कितने कंबल बांटे, वो तो देखो आप, कहाँ एजुकेशन सेक्टर की बात हो रही थी, कहाँ जॉब्स की बात हो रही थी, और कहाँ इन्होंने बोल दिया कि मैंने कंबल बांटे हैं, अब वो देखो, ठीक है। तो ये हो गया क्या, जो मेन मुद्दा है एजुकेशन, जो मेन मुद्दा है जॉब्स, उससे भटकाने के लिए कुछ और ही वे में ये चले गए, ठीक है। तो और एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल अगर आप क्राइम थ्रिलर्स देखते हो या फिर मिस्ट्री मूवीज देखते हो, तो उसमें ना क्राइम सीन्स होती है, ठीक है। तो जो क्राइम कुछ स्मार्ट क्रिमिनल्स होते हैं ना, या फिर ओवर स्मार्ट क्रिमिनल्स बोल सकते हो, तो वो क्राइम सीन्स में ना जानबूझ के कुछ ऐसे ट्रेल्स, कुछ ऐसे सबूत छोड़ते हैं जो कि मिसलीडिंग हो जाए, ठीक है, जो पुलिस को मिसलीड करे, उनको अपने गोल से भटका दे, मिसलीड कर दे, ठीक है। तो जानबूझ के कुछ ऐसे ट्रेल्स या फिर सबूत छोड़ जाते हैं ताकि वो मेन सब्जेक्ट से भटक जाए, मिसलीड हो जाए, डिस्ट्रैक्ट हो जाए, डाइवर्ट हो जाए, कुछ भी समझ सकते हो आप, ठीक है। तो ये हो जाता है रेड हेडिंग की कॉन्सेप्ट, काफी इंटरेस्टिंग था। और कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज सर्क्युलर आर्ग्यूमेंट। इसको और एक लैंग्वेज में, मतलब और एक वर्ड में बोलते हैं पेटिटो प्रिंसिपी, यस, पेटिटो प्रिंसिपी, ठीक है। इसका साफ साफ क्या मतलब है, मतलब नो एंड, कि कोई कहां से खत्म हुआ, कहां से शुरू हुआ, कुछ एंडिंग नहीं है इस आर्ग्यूमेंट का। कैसे एग्जांपल से बता सकते हो, फॉर एग्जांपल एक स्टेटमेंट है कि द बाइबल इज ट्रू बिकॉज इट सेज सो। बाइबल ने जो कहा है वो सच है, क्यों? क्योंकि बाइबल ने कहा है। बाइबल ने क्या कहा है वो सच है क्योंकि बाइबल ने कहा है,
ठीक है, मतलब x इज ट्रू बिकॉज x सेज सो, ठीक है। मतलब यहाँ पे जैसे हमें पता है कि एक आर्गुमेंट में प्रीमाइसेस और कंक्लूजन होता है, तो यहाँ पे प्रीमाइस ही क्या कहता है, कंक्लूजन ट्रू है, बस यही है इसका आर्गुमेंट कि कंक्लूजन जो है वो ट्रू है और वो प्रीमाइस ही बता देता है दैट आवर कंक्लूजन इज ट्रू बिकॉज इट इज ट्रू। यही है बस, इसका कोई नो एंड है। इसको पेटेटो प्रिंसिपल ही कहते हैं और इसको ही कहते हैं सर्कुलर आर्गुमेंट, मतलब घुमा फिरा के वहीं आ जाए, ठीक है, जहां से स्टार्ट हुआ था, हेड से स्टार्ट हुआ था और वहीं से हेड में ही वापस आ जाए। ऑलराइट, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज टू क्यो क्यो, ठीक है, इसका मतलब है U2, यानी कि हिपोक्रेसी को बताना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल A एंड B का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। A है एल्डर ब्रदर जो अपने भाई को बोल रहा है कि यू शुड नॉट स्मोक, ठीक है, यू शुड नॉट स्मोक। A बड़े भाई ने B से बोला कि यू शुड नॉट स्मोक, तो B भाई क्या बोलता है कि तुम खुद तो इतना सिगरेट पीते हो, तुम मुझे क्यों बोल रहे हो, ठीक है। मतलब ये काइंड ऑफ हिपोक्रेसी इसकी बात बता रहा है कि तुम खुद तो सिगरेट पीते हो, खुद तो स्मोकिंग करते हो और तुम मुझे बता रहे हो कि यू शुड नॉट स्मोक, ठीक है। तो यही बेसिकली है U2, बहुत ही कॉमन सा एक बहुत ही सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है हमारा कॉजल, ठीक है, जिसे साफ साफ बात पे कॉज या फिर फॉल्स कॉज भी बताया जाता है, ठीक है। मतलब इसका बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल आपके क्लास में, हर क्लास में कोई ना कोई एक ऐसे क्लासमेट होते हैं हमारे जिसका नाम या तो श्रद्धा है या तो पूजा है। तो कोई बोलता है, किसी ने इनसे पूछा कि क्या तुम्हारे पेरेंट्स काफी रिलीजियस है इसलिए तुम्हारा नाम श्रद्धा या तुम्हारा नाम पूजा रख दिया। तो इसका जो आर्गुमेंट है ना, ए बंदे ने इससे पूछा कि तुम्हारे पेरेंट्स काफी रिलीजियस होंगे इसलिए उन्होंने तुम्हारा नाम श्रद्धा या पूजा रख दिया। तो इसके आर्गुमेंट के पीछे कोई एविडेंस नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि इसके पेरेंट्स रिलीजियस हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इसीलिए इसका नाम रख दिया, शायद उनको पसंद हो ये नाम इसलिए रख दिया या फिर किसी और ने रखा होगा नाम। तो ये कोई मतलब नॉट एनफ रीजन, ठीक है, नॉट एनफ रीजन टू वैलिडेट द लॉजिक बिहाइंड द आर्ग्यूमेंट। तो यही बेसिकली कॉजल की बात बताता है। नेक्स्ट आते हैं हम जो है मिडिल ग्राउंड, काफी सिंपल सा है, ये बिल्कुल ही ऑपोजिट है। आप बताना किसी एक फैंसी के बिल्कुल ऑपोजिट है और आप ये कमेंट में बताना कि किस फैंसी के ऑपोजिट है, ठीक है। मिडिल ग्राउंड मतलब बेसिकली डिप्लोमेसी, ओके। जब भी हम दो एक्सट्रीम्स में बात करते हैं ना, फॉर एग्जांपल ये एक एक्सट्रीम हो गया और ये एक एक्सट्रीम हो गया, तो बीच का रास्ता चुनना कि ना तो मैं यहां ज्यादा जाऊंगा या तो ना तो मैं यहां ज्यादा जाऊंगा, मैं बीच का रास्ता चुनूंगा, ये हो गया मिडिल ग्राउंड, ठीक है। एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल बीच का रास्ता ही चुनना। फॉर एग्जाम्पल कोई बोला कि बीजेपी को वोट दोगे या फिर कांग्रेस को वोट दोगे, तो आपने बोला कि मैं दोनों में से किसी को वोट नहीं दूंगा, ठीक है, मैं किसी और को ही वोट दे दूंगा। तो ये हो गया हमारा डिप्लोमेसी या फिर मिडिल ग्राउंड। ऑलराइट, तो ये थे फैलेसी सारे कंप्लीट हो चुके हैं। और अब एक लास्ट ईयर का क्वेश्चन ले लेते हैं। लास्ट ईयर आई थिंक एक रिक्वेस्टेड क्वेश्चन है, किसी ने मुझसे, एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा था कि ये क्वेश्चन थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। तो ये क्वेश्चन नवंबर 2017 का क्वेश्चन है, पेपर 1 का, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 17 है ये, पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 17 नवंबर 2017 में आया था, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, गिवन बिलो आर टू प्रीमाइसेस ए एंड बी फ्रॉम these two premises 4 conclusions 1 2 3 4 these 4 are drawn, और हमें क्या बताना है कि इन चारों में से कौन सा वैलिड है, स्टेट द वैलिडिटी, ठीक है। कंप्लीट क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा है बट यही क्वेश्चन का मतलब है। तो अभी सबसे पहले ना इन क्वेश्चन को कैसे हमें सॉल्व करना पड़ता है, हमें वेन डायग्राम के थ्रू में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो ये मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं है आपको, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है और आई गेस कि इस क्वेश्चन से कैसे सॉल्व करना है इसको आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। तो देखते हैं। तो पहले हमें प्रीमाइसेस बनाना है, तो हमें वेन डायग्राम का ना सिर्फ प्रीमाइसेस का
वेन डायग्राम हमें बनाना होता है और उससे हमें कंक्लूजन जज करना पड़ता है। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रीमाइस में क्या कहा गया है, ऑल बैट्स आर मैमल्स। ठीक है, ऑल बैट्स आर मैमल्स, तो मैं इसको यहां बनाती हूँ, ऑल बैट्स आर मैमल्स। तो बैट्स, ऑल बैट्स मतलब सारे बैट्स मैमल्स है, तो मैमल बाहर हो जाएगा। ठीक है, ऑल बैट्स आर मैमल्स, सारे बैट्स मैमल्स है, तो बैट्स अंदर होगा और मैमल इसको सर्कल किया होगा। ठीक है, ऑल बैट्स आर मैमल्स। ये हो गया हमारा प्रीमाइस 1 का वेन डायग्राम। अब प्रीमाइस 2 में आते हैं, इसमें क्या कहा है, नो बर्ड्स आर बैट्स। तो अब देखिए बैट्स और नो बर्ड्स आर बैट्स मतलब ये काइंड ऑफ ऐसा बन गया, नो बर्ड्स आर बैट्स। या तो एक ऐसा बन सकता है या फिर इसका एक और बन सकता है जो है ऐसा। ठीक है, यानी कि बर्ड्स शायद मैमल है कि नहीं ये तो हमें नहीं बताया ना, तो एक ऐसा पिक्चर भी बन सकता है या फिर एक ऐसा वेन डायग्राम भी बन सकता है। ऑलराइट, और नो मतलब यहाँ पे क्रॉस कर देंगे कि बैट्स और बर्ड्स में कोई रिलेशन नहीं है, बिकॉज नो बर्ड्स आर बैट्स, सो नो बैट्स आर बर्ड्स, कोई रिलेशन नहीं है। और ऐसे भी मैमल्स के अंदर भी हो सकता है, मैमल्स के बाहर भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हमें और कुछ नहीं बताया गया तो हम अभी के लिए इतना मान के चलते हैं। नाउ लेट्स चेक द कंक्लूजंस। तो नो बर्ड्स आर मैमल्स, ये सही दिया हुआ है क्या? ये या फिर अगर ऐसा हो तो गलत है। ये फिर हमें बैट्स और बर्ड्स का सिर्फ रिलेशन दिया है, हमें मैमल्स के साथ बर्ड्स का रिलेशन दिया ही नहीं है। तो शायद ये ऐसा भी हो सकता था, ये वेन डायग्राम ऐसा भी हो सकता था, बट हमें पता नहीं है, तो ये फर्स्ट कंक्लूजन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, सेकंड कंक्लूजन क्या है, सम बर्ड्स आर नॉट मैमल्स। तो जस्ट लाइक द फर्स्ट वन। अच्छा, इससे पहले हम देख लेते कि 1 गलत है, तो 1 किस किस में है, 1 में और 4 में, तो ये दोनों बिल्कुल ही गलत है। नाउ चेक नंबर 2 एंड नंबर 3। तो नंबर 2 में चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमारे ऑप्शंस में दिया नहीं है, बट फिर भी समझने के लिए हम थोड़ा समझ लेते हैं। Some birds are not mammals. तो just like the first one, birds और mammals का कोई रिलेशन दिया ही नहीं है, तो हम इसको कंसिडर ही नहीं करेंगे, ये भी गलती हो जाएगा। Now third one is no bats are birds. क्या है, no bats are birds। तो आप कंक्लूजन 2 में देख सकते हो या फिर आप वेन डायग्राम से भी देख सकते हो कि बैट्स और बर्ड्स में कोई रिलेशन नहीं है, तो दैट मीन्स कंक्लूजन 3 follows the Venn diagram। तो कंक्लूजन 3 is right। Alright, now conclusion 4 is all mammals are bats. All mammals are bats. ये सही है क्या? बिल्कुल भी नहीं। प्रीमाइस में दिया गया है तो all bats are mammals, not all mammals are bats. सारे bats mammals के अंदर आते हैं, सारे mammals bats के अंदर नहीं आते हैं, तो our conclusion 4 is also wrong. So our answer should be 2. That is conclusion 3 only follows the premises. I hope कि ये जो भी मैंने fallacy के कॉन्सेप्ट समझाया और ये क्वेश्चन जो भी मैंने समझाया आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी क्वेरी हो आपको या फिर कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल बिल्कुल पक्का से ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।